ओसीआई कार्ड होल्डर्स के लिए एक सबसे बड़ा बदलाव किया गया है, जिसने पूरी केवाईसी प्रोसेस को पहले से कई ज्यादा आसान बना दिया है। अगर आप यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके या किसी भी दूसरे देश में रह रहे हैं और नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस में निवेश करना चाहते हैं, तो आपके लिए जो इंडिया में आने की अब आपको कोई भी जरूरत नहीं होगी। पीएफआरडीए ने अपने नए नियमों को साफ कर दिया है कि ओसीआई कार्ड होल्डर्स अब पूरी केवाईसी प्रोसेस विदेश से ही डिजिटल तरीके से कर सकते हैं। बदलाव उन भारतीयों के लिए बड़ी राहत है जो ओसीआई स्टेटस के साथ सालों से बाहर रहते हैं और अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग इंडिया के एनपीएस सिस्टम के जरिए करना चाहते हैं, लेकिन केवाईसी के कारण उन्हें बार बार सोचना पड़ता था या फिर उन्हें इंडिया ट्रैवल तक करना पड़ जाता था। तो चलिए फिर क्या है पूरा अपडेट, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे एंड वाचिंग एनबीटी टेक केयर। सबसे पहले बात करते हैं केवाईसी के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की अब जरूरत होगी। तो देखिए, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी यानी पहचान के सबूत में सिर्फ दो चीजें मान्य हैं, आपका ओसीआई कार्ड और आपका फॉरेन पासपोर्ट। इसका मतलब ये हुआ कि आपको इंडियन पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आप ओसीआई कैटेगरी में आते हैं और आपकी पहचान इन दो डॉक्यूमेंट से ही हो जाएगी। इसके बाद आता है प्रूफ ऑफ एड्रेस यानी आपका करंट ओवरसीज एड्रेस। पीएफआरडीए ने साफ किया है कि आपका एड्रेस साफ साफ दिखना चाहिए और इसके लिए आप अपना फॉरेन पासपोर्ट इस्तेमाल कर सकते हैं अगर उस पर आपका अपडेटेड एड्रेस लिखा हुआ है। तो अगर पासपोर्ट पर एड्रेस नहीं है तो आप जिस देश में रहते हैं वहां का ड्राइविंग लाइसेंस भी प्रूफ ऑफ एड्रेस के रूप में पूरी तरह दे सकते हैं। खासकर यूएस में रहने वाले इंडियंस के लिए ये और भी आसान है क्योंकि यूएस ड्राइविंग लाइसेंस एक बहुत ट्रस्टेड एड्रेस प्रूफ माना जाता है। अब बात करते हैं कुछ जरूरी गाइडलाइंस की जिन्हें आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। सबसे पहली शर्त यह है कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वैलिड होने चाहिए। आपका पासपोर्ट, खासकर आपका वीजा और आपका ओसीआई कार्ड एक्सपायरी डेट के अंदर होना चाहिए। एक ही डॉक्यूमेंट एक्सपायर्ड हुआ तो केवाईसी रिजेक्ट हो सकती है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपके पास किसी भी डॉक्यूमेंट की लैंग्वेज इंग्लिश के अलावा है, जैसे यूरोप की लैंग्वेज, मिडिल ईस्ट की लैंग्वेज या जापान, कोरिया वगैरह, तो आपको उसका सर्टिफाइड इंग्लिश ट्रांसलेशन देना होगा, वरना आपका डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट माना जाएगा। तीसरी बात यह है कि एक्सपायर्ड डॉक्यूमेंट्स आमतौर पर एक्सेप्टेड नहीं होते, सिवाय कुछ रेयर केसेस में जहां पीएमएल रूल्स अलाउ करते हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अपडेटेड और क्लीन हो। आखिरी और सबसे जरूरी बात यह है कि आपके सभी डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन हो क्योंकि गलत या अनक्लियर डॉक्यूमेंट आपकी पूरी केवाईसी को रोक सकता है। अब बात करते हैं उन ओसीआई कार्ड होल्डर्स की जिनके पास पहले से एनपीएस अकाउंट है। ऐसे लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि उन्हें फिर से केवाईसी करनी होगी या नहीं। तो पीएफआरडीए ने इस कंफ्यूजन को भी खत्म कर दिया है। एग्जिस्टिंग ओसीआई जो सब्सक्राइबर्स हैं, अगर एनपीएस में पहले से रजिस्टर्ड हैं तो वो अपने बैंक की ओवरसीज ब्रांच में जाकर अपने केवाईसी रिकॉर्ड्स अपडेट कर सकते हैं। मतलब यूएस, कनाडा या यूके में बैठे बैठे आप अपने बैंक की इंटरनेशनल ब्रांच में जाकर अपडेट कर सकते हैं। अगर आपकी केवाईसी डिटेल्स पहले जैसे ही हैं और उसमें कोई बदलाव नहीं है तो आपको सिर्फ एक सिंपल सेल्फ डिक्लेरेशन देना होगा। इस सेल्फ डिक्लेरेशन आप ईमेल, अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या किसी अप्रूव्ड डिजिटल मेथड के जरिए भेज सकते हैं। अगर आपकी डिटेल्स में बदलाव हुए हैं, जैसे एड्रेस बदल गया है या पासपोर्ट रिन्यू हो गया है, तो आपको अपडेटेड डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे जो आप डिजिटली भी भेज सकते हैं या अटेस्टेड कॉपीज के जरिए भी प्रोसेस पूरा कर सकते हैं। आप कंट्रीब्यूशन ऑफ विड्रॉल के प्रोसेस को भी समझ लेते हैं। अगर आप ओसीआई हैं और एनपीएस में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका हर कंट्रीब्यूशन इनवर्ड रेमिटेंस के जरिए ही आना चाहिए। मतलब आप अपने फॉरेन बैंक से ही पैसा भेजकर अपने एनपीएस अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हैं। विड्रॉल के समय आपका पैसा आपके एनआरओ या एनआरई अकाउंट में आएगा और आप एफईएमए रूल्स के हिसाब से इसे रेप्रिट्रिएट कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप यूएस में रहते हैं तो आप अपने इंडियन पेंशन फंड्स को फ्यूचर में लीगली और आसानी से यूएस में ला सकते हैं। एनपीएस के जरिए फ्लेक्सिबिलिटी काफी लोगों के लिए बहुत ज्यादा निर्णायक साबित होती है क्योंकि इंडियन रिटायरमेंट फंड को ग्लोबल लेवल पर मैनेज करना आसान हो जाता है। एक और जरूरी बात यह है कि अगर आपका स्टेटस एनआरआई या ओसीआई से बदलकर रेजिडेंट हो जाता है, मान लीजिए आप परमानेंटली इंडिया वापस आ गए हैं, तो आपको 3 महीने के अंदर अथॉरिटीज को इसकी जानकारी देनी होगी ताकि आपके एनपीएस रिकॉर्ड्स अपडेट हो सके। बहुत लोग ये छोटा सा स्टेप मिस कर देते हैं और बाद में उनके विड्रॉल या फिर आगे चलकर वेरिफिकेशन में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं।
अगर आप यूएस में रहते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा सावधानियां रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी हमेशा चेक करें, क्योंकि विदेश में रहते हुए एक्सपायरी डेट्स ओवरलुक हो जाती हैं। दूसरा, अगर आप यूएस ड्राइविंग लाइसेंस को एड्रेस प्रूफ के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये अपडेटेड होना चाहिए, नहीं तो आपका एड्रेस मिसमैच हो सकता है। तीसरा, अगर ट्रांसलेशन की जरूरत है तो किसी भी रैंडम ट्रांसलेटर का इस्तेमाल ना करें, सर्टिफाइड ट्रांसलेशन से ही ट्रांसलेट करवाएं। चौथा, अपने बैंक रेमिटेंस रिकॉर्ड्स और ईमेल कंफर्मेशन को हमेशा सेव रखें, क्योंकि ये फ्यूचर में किसी भी वेरिफिकेशन के समय काम आते हैं। एट लास्ट, इस नए नियम से ओसीआई कार्ड होल्डर्स को सबसे बड़ा फायदा ये मिलता है कि अब उन्हें इंडिया आए बिना अपनी केवाईसी पूरी करने, अपने एनपीएस खाते को मैनेज करने और अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग को सुरक्षित करने की पूरी सुविधा मिलती है। ये बदलाव ना सिर्फ पेपर वर्क को आसान बनाता है, बल्कि विदेश में रहने वाले हर भारतीय के लिए टाइम, मनी और एफर्ट तीनों की बड़ी बचत करता है। तो आई होप वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको जरूर लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।